होश में तो हैं? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम है शंकर सिंघानिया कौन है? फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, इंडिया के 10 टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। वो जितना टैक्स भरते हैं उतना महाराष्ट्र सरकार का एक महीने का बजट होता है। उनकी सपोर्ट के बिना कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार तक नहीं बना सकती। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं? अरे शंकर साहब चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर केंद्र सरकार का तख्ता भी पलट सकते हैं। आप जानते हैं उन्होंने स्टेट के लिए क्या क्या किया है? स्कूल्स, कॉलेजेस बनवाए हैं, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ किया है। इसीलिए लोग उन्हें इतना चाहते हैं। आप समझ लीजिए एक तरह उनकी पूजा करते हैं। सर लोगों की बात छोड़िए, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तब हम उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं का दरवाजा खटखटाते हैं और वो बिना सोचे हमारी मदद करते हैं। ऐसे आदमी पर आतंकवादियों से मिले होने का इल्जाम लगाने का मतलब जानते हैं आप? लोग हंसेंगे हम पर, कहेंगे पुलिस वाले पागल हो गए। एक्सक्यूज मी सर, पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो अभी इस डिपार्टमेंट की इज्जत कौन से आसमान पे है? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कैसी कैसी बातें करती है। गुंडों से ज्यादा अच्छी इमेज नहीं है हमारी। अगर किसी गरीब आदमी की जेब कट जाए और गलती से वो थाने में रिपोर्ट लिखाने आ जाए तो उसके साथ ऐसे सलूक किया जाता है जैसे वो खुद एक मुजरिम हो। तुम्हारी जेब कहां कटी? क्या वक्त था? तुम वहां पर क्या कर रहे थे? तुम्हारी जेब में पैसे कितने थे? अरे तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? अनाप शनाप सवाल पूछकर उस बेचारे की बोलती बंद कर देते हैं और फिर उसे कहते हैं जाओ 5 ठंडा लेकर आओ और कुछ सिगरेट भी लाना। मजबूरन उस आदमी को जाना पड़ता है और उसके जाते ही सब लोग आपस में ये बातें करते हैं कि उस इलाके का जेब का तरह कौन है? पांडू? अरे नहीं, पांडू तो गांव गया हुआ है, राजू ने काटी होगी। तो राजू को बुलाया जाता है, उसे अरेस्ट नहीं किया जाता बल्कि उससे अपना हिस्सा लिया जाता है। और ऐसा करने से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में कोई स्कूटर वाला गलती से सिग्नल से थोड़ा आगे निकल जाए तो कयामत आ जाती है। स्कूटर साइड में लगाओ, लाइसेंस दिखाओ। तुम्हारे स्कूटर की लाइट जलती है? हवा है टायर में? पेट्रोल है? ऐसे पूछताछ करते हैं जैसे वो बेचारा सिग्नल नहीं बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हो। और ये सख्ती कानून के लिए नहीं की जाती, अपनी जेब के लिए की जाती है। 20-50 जो भी मिल जाए। और ऐसा करने से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। पुलिस थानों में तस्करों, दलालों, क्रिमिनल्स की आवभगत की जाती है, उन्हें कुर्सी पेश की जाती है तो उससे बहुत इज्जत बढ़ती है हमारे डिपार्टमेंट की। क्राइम अगर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक लोगों की जेबें काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। चरस गांजे की तस्करी करने वाला आज हथियारों की तस्करी कर रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। एक चक्रा चलाने वाला देखते देखते सरकार चलाने वाला बन जाता है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। हर महीने की पहली तारीख को हम लोग तनख्वाह लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पैसे आते कहां से हैं? सरकार से, मिनिस्ट्री या एमएलए से? नहीं, वो पैसे जनता के हैं, उस जनता के जिसके साथ हम लोग तमीज से बात भी नहीं करते। जनता ने देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जवानों को रखा है और समाज की हिफाजत के लिए हमें। जवान तो अपना काम करते हैं, लेकिन हम कारगिल में जब हमारे जवान शहीद हुए थे तो पूरा देश रोया था, लेकिन जब एक पुलिस वाला मरता है तो लोग उल्टा खुश होते हैं, कहते हैं कि अच्छा हुआ एक घुसखोर कम हुआ। नहीं, हमें ये सिचुएशन बदलनी है, अपनी इमेज बदलनी है ताकि लोग भी हमारे बारे में कुछ अच्छा कहें। और ये सब पुलिस स्टेशन में मंदिर बना डालने से या दीवारों पर अच्छी अच्छी लाइन लग डालने से नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा। मुजरिमों को इस वर्दी की ताकत बतानी होगी, चाहे वो छोटा मोटा पॉकेटमार हो या असरदार और अमीर शंकर सिंघानिया हो। तभी जाकर ये जनता हमसे जुड़ेगी और हमारी इज्जत करेगी। ओके, यू कैन प्रोसीड। वतन वालों, वतन देख लेना, इधर
खुशी हमें इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहें हमेशा यहाँ दोस्तों साथियों। उस्मान भाई, एक बुरी खबर है। हिंदुस्तान कारगिल की जंग जीत गया। हम इंडिया को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उन मगरूर हिंदुस्तानियों के खिलाफ हमारा जिहाद जारी रहेगा, जारी रहेगा। भारत माता की! भारत माता की! भारत माता की! भारत माता की! वंदे! 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 आज तक हमने कई बार हिंदुस्तान के हाथों शिकस्त खाई है, और वो इसलिए खाई है क्योंकि हमने आमने सामने की लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब हम आमने सामने की लड़ाई में हिंदुस्तान से नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। हमें कोई नया रास्ता इख्तियार करना होगा। हमने अब तक हिंदुस्तान के जिस्म पर वार किया है, लेकिन अब हम उसके दिल, उसके दिमाग पर वार करेंगे। जो लोग हिंदुस्तान के लिए सोचते हैं उनका भेजा निकाल लेंगे। जो लोग हिंदुस्तान के लिए सपने देखते हैं उनकी आंखें निकाल लेंगे। जो लोग हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं उनकी जबान काट लेंगे। मैं आज ऐलान करता हूं, बहुत जल्द इस दुनिया के नक्शे से हम हिंदुस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, इंशाअल्लाह। यहां से कोई भी आगे नहीं जा सकता, सिर्फ तुम जा सकते हो। राइट साहब, ये हथियार जो तुम लोगों के पास है ये उसकी हिफाजत के लिए है। तुम लोगों की वजह से उसे कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। इज दैट राइट? पाटर? यस सर। वो बहुत शातिर है। वो तुम्हें कितना भी उकसाए, कितना भी गुस्सा दिलाए, अपने आप को काबू रखना। जिस तरह तुम्हें गुस्से में आकर दादर वाले गुंडे के हाथ काट दिए थे ना, वो ऐसी गलती मत करना। सर, आई विल बी केयरफुल दिस टाइम। We are practice. You too. वेलकम डीसीपी राजशेखर आजाद, वेलकम। अच्छा इंतजाम किया तुमने, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। अपनी सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम। ये स्पेशल ऑफिसर्स, स्पेशल सेल, टाइट सिक्योरिटी, वेस्ट, टोटल वेस्ट। तुम मुझसे कोई सुराग या कोई सबूत हासिल नहीं कर सकते, अभी नहीं,
कभी नहीं। क्योंकि तुम्हारी ताकत की हद सिर्फ इन सलाखों तक है, लेकिन मेरी ताकत की हद जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते वहां तक है नहीं थी कल तक, अब तेरी हद इस जगह तक ही है, और तुझे बाकी की जिंदगी जो बहुत कम बची है यहीं गुजारनी है। डीसीपी आजाद, तुम एक मामूली से पुलिस ऑफिसर हो, पीएम या प्रेसिडेंट नहीं कि तुम जो चाहोगे वही होगा। लेकिन मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मैन पावर है, मनी पावर है। मैं तो जब चाहूं यहां से बाहर जा सकता हूं। वसीम खान, ये तेरी खाला का घर नहीं है कि तू जब चाहे आए जब चाहे चला जाए। यहां से बाहर जाना तो दूर, मेरी मर्जी के बिना तू सांस भी नहीं ले सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं यही तुम्हारी आंखों के सामने रहकर तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में बिकने वालों की, पैसों के लिए गद्दारी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। उससे भी ज्यादा तादाद है देश के लिए कुर्बान हो जाने वालों की। चाहे हमें वक्त की रोटी न मिले, बदन पे कपड़े ना हो, सर पर छत ना हो, लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम जान की बातें लगा देते हैं। और ये बात हम तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं, 65, 71 और कारगिल में भी। भूल गए? कुछ नहीं भूले हैं हम। तुम लोगों का दिया हुआ एक एक जख्म अभी तक हरा है, और इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम लोगों के साथ सरहद पर नहीं लड़ेंगे हम। अब हम भीतर घुसकर हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब ना ये मुल्क आजाद रहेगा और ना ये आजाद। अब तू गौर से सुन, ये आजाद रहे ना रहे, लेकिन मेरा देश आजाद है और हमेशा आजाद रहेगा। जानता तो अब तक जिंदा क्यों है? क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि शंकर सिंघानिया तुझ जैसों का एजेंट है, और आज उसने तेरी रिहाई के लिए सरकार को धमकी देकर खुद साबित कर दिया कि वो देशद्रोही है। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं।
समझाता हूं फिर हथियार से। सॉरी सर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। आजाद, ये क्या किया तुमने? इसे मार डाला? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें इसे पूछताछ करने के लिए कहा गया था। किसने ऑर्डर दिया तुम्हें इसे मारने के लिए? किसने परमिशन दी तुम्हें? तुम्हें किसी को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। जज नहीं हो तुम, सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हो। मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं इंडियन हूं, इंडियन। जब कोई माँ की इज्जत लूट रहा हो तब बेटा बाप से परमिशन लेगा? नहीं, उस हैवान को वही मार डालेगा। और यही मैंने किया, क्योंकि मेरे लिए माँ और मुल्क एक है। मैं उन सब देशवासियों को मार डालूंगा जो इन जैसों का साथ दे रहे हैं। और उन सबको मारने का हक सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर इंडियन को है। और ये हक हमसे कोई नहीं जीत सकता। आजाद, हम तुम्हारी फीलिंग समझ रहे हैं, लेकिन शंकर सिंघानिया ने धमकी दी है कि अगर 5 बजे तक वसीम खान को उसके हवाले नहीं किया गया तो वो शहर में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करना शुरू कर देगा। और बीएसटी की किसी एक बस में उसने बॉम्ब रख भी दिया है। मिस्टर मार्गरेट, वक्त अभी हमारे पास है। विल डू समथिंग। आजाद, हम तुम्हारे साथ हैं। लेट्स गो। फ्रेंच बोलिए भारत।